नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 60,244 पदों पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो आपका री एग्ज़ाम होना है, उसके लिए हमने क्या किया है कि 2024 से लेकर 2006 तक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं भाई, चाहे वो जीएस के हो, चाहे वो हिंदी के हो, चाहे किसी भी अन्य आपके सब्जेक्ट के हों, वो हम आपके समक्ष करा रहे हैं भाई। मैंने आपको 2024 के जीएस के 4 सेट आपको मैं करा चुका हूँ। जीएस के अगर आपने वो नहीं देखे हो तो एक आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हो भाई। आज जो हम स्टार्ट करेंगे, जो आपका 28 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था, हम उसको देखेंगे भाई। तो भाई समय को बर्बाद ना करते हुए हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं भाई। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो द्रवों का घनत्व जो है उसकी डेंसिटी मापने के लिए पिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। पिक्नोमीटर, ठीक है। अब कुछ इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एनीमोमीटर से जो है वो वायु का वेग मापते हैं। यूडियोमीटर से गैसों का मिश्रण का आयतन का जो परिवर्तन होता है वो मापते हैं। हाइड्रोमीटर से आपका जो है वो द्रव का घनत्व मापते हैं। देखो, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ठीक है, इससे आप क्या है, इससे द्रवों की आर्द्रता मापते हैं। आर्द्रता, आर्द्रता बोले तो नमी मापते हैं भाई, ठीक है। लेकिन हाइड्रोमीटर से क्या है, आप मापते हो द्रवों का घनत्व। बैरोमीटर, वेवमीटर से क्या है, वेवमीटर से मृदा के आंतरिक गुणों का मापन मापते हैं हम। पिक्नोमीटर से क्या है, पानी की मात्रा और विशिष्ट गुरुत्व मापते हैं भाई आपको, ठीक है। इस प्रश्न को भर्ती बोर्ड ने निरस्त किया था भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? ये आपका लखनऊ में स्थित है भाई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय वर्ष 1996 में डॉक्टर UN राव द्वारा लखनऊ के विद्या विहार में स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखो, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो तब इसका आंसर था प्रयागराज, लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ आपका, ये आपका लखनऊ में। लखनऊ में, लखनऊ में कहाँ, एक बिल्डिंग आपकी सिग्नेचर बिल्डिंग, सिग्नेचर बिल्डिंग, सिग्नेचर बिल्डिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये आपका सन 2000 में अस्तित्व में आया था। आपके 2000 में 3 राज्य का डिवाइडेशन हुआ था। एक तो MP, एक आपका UP, एक आपका बिहार। MP से आपका कटा छत्तीसगढ़, UP से कटा आपका जो है उत्तराखंड, और बिहार से कटा आपका झारखंड, ठीक है। इनकी तिथि पूछ रहा है। MP कब कटा? 1 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड कब कटा? 9 नवंबर सन 2000 को। और झारखंड कब कटा? 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कटा था तो आपके 13 जिलों को लेकर गया था हमारे यहाँ से, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, बरसाना होली के साथ खेली जाती है। बरसाना होली जो है इसको लठमार होली भी कहते हैं, जो कि लाठी और डंडे से खेली जाती है। बरसाना की लठमार होली डंडे से खेली जाती है। यहाँ की लठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को बरसाना यानी मथुरा में हर्षोल्लास से मनाई जाती है। तो बरसाना होली कहाँ मनती है आपकी? ये मनती है आपकी मथुरा में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयोजित
काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? काम्पिल मेला जो आपका जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है और ये उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले में बनता है। काम्पिल मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित मेला है जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के काम्पिला नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। काम्पिल हिंदू तथा जैन धर्म के संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। काम्पिल में 1400 वर्ष से भी प्राचीन निर्मित एक दिगंबर जैन मंदिर है। यहाँ भगवान विमलनाथ की प्रतिमा है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कथक नृत्य का एक शास्त्रज्ञ है, यानी कौन है? आपको पता है पंडित बिरजू महाराज जो है ये कथक नृत्य है भाई। कुछ और देख लेते हैं जो आपके नृत्य शैली करते हैं, उनके नाम सोनल मानसिंह, ये आपके भारतनाट्यम और ओडिसी हैं। मलिका साराभाई ये कुचिपुड़ी और आपका भारतनाट्यम है। पंडित बिरजू महाराज ये कथक नृत्य है। कथक नृत्य कहाँ बनता है? आपका उत्तर प्रदेश में, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, यूपी में। उदय शंकर कहाँ है? उदय शंकर क्या करते हैं? ये आधुनिक भारतीय नृत्य के जन्मदाता कहे जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन जो है आपके दक्षता से संबंधित है, यानी आपकी माइंड मेमोरी जानने का एक क्वेश्चन है बस ये। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? यानी ये पूछ रहा है कि आपकी चयन प्रक्रिया में कौन सा एक विभाग नहीं है, मतलब कौन सा एक चरण नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। शारीरिक परीक्षण आपको पता होता है, इसमें आपकी चेस्ट में मापेगी, आपकी हाइट भी नापेगी भाई। शैक्षिक योग्यता आपके 12वीं पास आप चाहिए। आयु पात्रता आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। भाषा परीक्षण, इसमें भाषा परीक्षण का कोई भी महत्व नहीं भाई। अंग्रेजी भाषा के आदमी पेपर दे सकता है, संस्कृत का भी दे सकता है, किसी का भी दे सकता है भाई। शारीरिक दक्षता परीक्षा, शैक्षिक योग्यता परीक्षण, आयु पात्रता जांच तथा लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश विभाग के चयन प्रक्रिया के मुख्य चरण है, जबकि अलग से भाषा परीक्षण चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में ही समाहित है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी भाई? तो ये थे आपके भगवान ब्रह्मा। दशाश्वमेध घाट कहाँ पड़ता है? वाराणसी काशी में, गंगा तट पर बसे 84 घाटों में से एक है। दशाश्वमेध का शाब्दिक अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर दशाश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें 10 घोड़ों की बलि दी थी। ऐसी मान्यता है कि इस घाट में डुबकी लगाने से 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो ये होता है आपका परमवीर चक्र भाई। भारत में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसकी शुरुआत 1947 से हुई थी। यह सम्मान उन बहादुर सैनिकों को दिया जाता है जो शत्रु के सामने अपने अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देते हैं। अब तक कुल 21 सैनिकों को परमवीर चक्र से नवाजा जा चुका है। देखो ये करंट का फैक्ट भी हो सकता है भाई, इसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो आपके पुरस्कार है उनका क्रम क्या है। सबसे बड़ा पुरस्कार आपका भारतीय वीरता पुरस्कारों की रैंकिंग घटते क्रम में सबसे बड़ा है परमवीर चक्र, फिर आपका अशोक चक्र, फिर आपका कीर्ति चक्र और आपका फिर आपका शौर्य चक्र। इसको याद करने का तरीका है PAK पाक, यानी पाकिस्तान का शौर्य ही छुपा देंगे भाई, पाकिस्तान का शौर्य ही छुपा देंगे। P फॉर परमवीर चक्र, A फॉर अशोक चक्र, K फॉर कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी एक पुस्तक है? तो ये है आपके इस्माइल मर्चेंट।
माई पैसेज फ्रॉम इंडिया नामक पुस्तक इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक है। मूलराज आनंद भी एक भारतीय अंग्रेजी साहित्यकार हैं। इनकी कौन कौन सी रचनाएं देख लेते हैं। कुली, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। एडवर्ड मॉर्गन फास्टर एक ब्रिटिश अंग्रेजी साहित्यकार थे। उन्होंने भारत के संदर्भ में ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी भाई। देखो ये जो आप पुस्तक देख रहे हो ना, एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर यानी E.M. फोस्टर, E.M. फोस्टर, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ए पैसेज टू इंडिया। इसी से मिलती जुलती एक किताब और पूछ जाती है आपकी, ए पैसेज टू इंग्लैंड। ए पैसेज टू इंग्लैंड, ये किसकी पुस्तक है आपकी? ये आपकी नीरद सी चौधरी की पुस्तक है आपकी, ए पैसेज टू इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं भाई। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका 5 जून को ये मनाया जाता है। आपका विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। वर्ष 1972 में 5 जून से 16 जून तक चले संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया था। कुछ दिवस और देख लेते हैं भाई। 22 अप्रैल को मनाते हैं आपका पृथ्वी दिवस। 8 मई को मनाते हैं आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस। 21 जून को मनाते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आप मुझे बताओगे कि 25 जून को कौन सा दिवस अभी हाल फिलहाल में सरकार ने 2024 में मनाने की घोषणा की थी भाई। मैं आपको एक बार और बता दूं कि जब विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया था, इसी में एक संस्था बनी थी UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसका मुख्यालय कहाँ? नैरोबी। ये कहाँ पड़ता है आपका? ये आपके केन्या की राजधानी है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था भाई। जो आज आप जेट इंजन देखते हो, तो जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हिटल ने 1907 में किया था। यह इंजन संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक प्रकार का इंजन है, जिसे रॉकेट काम करते हैं, रॉकेट ही लगा लो उसको। अब जेम्स वाट ने जो है वो भाप इंजन का आविष्कार किया था और रॉजर बैंकन ने सूक्ष्मदर्शी बनाने में योगदान किया था। रॉजर बैंकन। लुइस एडिसन वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था भाई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? देखो, ट्विटर आपकी है, फेसबुक भी आपकी है, वीवो भी आपकी है, लेकिन क्लोरा ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो सूचीबद्ध हो। ट्विटर, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी। ट्विटर, फेसबुक, वीवो एक सामाजिक मीडिया नेटवर्किंग क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां हैं, लेकिन क्लोरा एक अमेरिकी वेबसाइट है जो लोगों को किसी भी प्रश्न के पूछने तथा उस प्रश्न का उत्तर पाने का मंच उपलब्ध कराती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? देखो, ये थोड़ा सा आपका करंट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको एक बार हम देख लेते हैं भाई। ठीक है। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो आपका MP है भाई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? तो फिनलैंड में चलती है आपकी यूरो। ठीक है। अब कुछ देश देख लेते हैं जहां पे कौन कौन सी मुद्राएं चलती हैं। डॉलर कहाँ चलती है? डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जिम्बाब्वे, अमेरिका, न्यूजीलैंड,
ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सिंगापुर और ताइवान। रियाल कहाँ चलते? रियाल कतर, यमन, सऊदी अरब, ओमान और ईरान। पाउंड कहाँ चलती है आपके? सीरिया, सूडान, मिस्र, ब्रिटेन और आपकी आयरलैंड। आप मुझे बताओ दिरहम कहाँ चलती है? दिरहम, दिरहम किस कंट्री में चलती है भाई? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो ये है आपकी रेड क्लिफ रेखा भाई। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा सीमा तय करती है 17 अगस्त 1947 को। भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच इस सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था भाई। अब कुछ रेखा देख लेते हैं और जो देश है भाई, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन। मैकमोहन पूरे भारत में नहीं है, ये कहाँ पे आपकी? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी रेखा है? मैगिनॉट रेखा। यूएस और कनाडा के बीच कौन सी रेखा है? आपकी 49वीं समानांतर रेखा। आप मुझे बताओगे 17वीं समानांतर रेखा किन किन दो देशों के बीच है भाई? 17वीं समानांतर रेखा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? ठीक है, तो ये उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया क्या है? सियोल। तो मालदीव की क्या है राजधानी? माले। मलेशिया की क्या आपकी? कुआलालंपुर। मंगोलिया की क्या आपकी? उलान बटोर। और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या आपकी? सियोल। ठीक है जी। अब निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? न्यूयॉर्क आपका है, मिनेसोटा, लुइसियाना और अटलांटा। तो ये अटलांटा जो है, अटलांटा संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है। इसके व्याख्या देखते हैं। न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइसियाना आदि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख राज्य हैं, जबकि अटलांटा संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य जॉर्जिया की राजधानी है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे प्राचीन राज्य है तथा सर्वाधिक आबादी यहाँ निवास करती है। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका की मैं बात करता हूँ तो आपके यहाँ पर 50 स्टेट हैं और आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, 28 स्टेट हैं और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं भाई? तो ये है आपका महल, महल या महल। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कावरत्ती है। यह अरब सागर में स्थित है। यहाँ के लोग मलयालम भाषा के अलावा महल या महल भाषा बोलते हैं। इन दोनों भाषाओं के अलावा यहाँ के लोग हिंदी, बंगाली, उड़िया, तमिल और उर्दू भाषा का भी प्रयोग करते हैं। महल भाषा का प्रयोग अधिकतर मालदीव समूह के लोग करते हैं। ठीक है। जो आपकी मलयालम लैंग्वेज है, जो आपकी लैंग्वेज है मलयालम, ये मूलतः केरल राज्य की लैंग्वेज है भाई, केरल राज्य की लैंग्वेज है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताओ जो तीसरे छत्रपति थे। तो ये थे आपके राजा राम। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेर दुर्ग में तथा उनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में हुई थी। इनके पिता का नाम सहाजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई भोसले थी। शिवाजी महाराज के 2 बेटे तथा 6 बेटियां थी। बड़ा बेटा संभाजी महाराज जो दूसरे छत्रपति यानी वास्तविक इसके उत्तराधिकारी थे, तथा सबसे छोटे बेटे राजा राम जो इसके तीसरे छत्रपति थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उड़ीसा से प्रारंभ
ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो कौन सा है? घुमारा। घुमारा, ठीक है। घुमारा ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। अब देखते हैं पुलिकली। पुलिकली कहाँ है? केरल राज्य का एक प्राचीन मनोरक लोक नृत्य है जो वहां के प्रसिद्ध त्योहार ओणम के अवसर पर किया जाता है। अगला है आपका राउत नाच। राउत नाच कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में यादव समुदाय द्वारा दीपावली त्योहार के अवसर पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। काडू कुनिता कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो नगाड़े की धुन पर किया जाता है। इसे हलूम भी कहा जाता है। ठीक है भाई। देखो जो घुमारा है ना, घुमारा, इसको आप घूमर से कंफ्यूज मत कर देना भाई। घूमर आपका होता है राजस्थान में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन बजट करके दिया है, लेकिन इसमें सामान्य क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है भाई। तो राष्ट्रपति का वेतन ये 2018 के बजट में कर दिया था, जो कि अभी 5 लाख रुपया भाई। ठीक है, 4 लाख रुपया आपका राष्ट्रपति का है, आपका उपराष्ट्रपति का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो कौन सा है आपका? फिलीपींस। ठीक है, पूरे विश्व में इंडोनेशिया नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा अन्य देश घटते क्रम में क्या है, यानी इंडोनेशिया पहले स्थान पर था और ये दूसरे नंबर पर आपका फिलीपींस था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तीसरे नंबर भारत है, चौथे ब्राजील है और पांचवा आपका श्रीलंका है भाई। और अगर मैं इंडिया में बात करूं तो इंडिया में सबसे ज्यादा नारियल का जो उत्पादन करता है वो करता है तमिलनाडु भाई। इसके बाद आता है आपका केरल। अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षरित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें महिलाओं की संख्या आपकी कितनी थी आपको बतानी भाई। तो इसमें महिलाओं की संख्या थी आपकी 15। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा की इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 15 महिलाएं सदस्य भी थी। सबने मिलकर हस्तलिखित संविधान पर अपने अपने हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हुआ, लेकिन 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ। ठीक है, इन 15 में से एक मुस्लिम महिला आपको दिमाग में रखनी है, बेगम एजाज रसूल। ठीक है भाई। लेकिन अगर मैं बात करूं एसटी अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी, तो वो थी आपकी 33। अगर मैं बात करूं एससी अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी, तो वो थी 26। अगर मैं एक क्वेश्चन और बताऊं कि निर्दलीय कितने थे भाई, संविधान सभा में जो व्यक्ति निर्दलीय चुने गए थे वो कितने थे, वो थे 8 आपके। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और इनमें से किसने की थी? तो अशफाक उल्ला खां। ठीक है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की ऐतिहासिक घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन पर जो रेल आपकी जा रही थी सहारनपुर से लखनऊ पैसेंजर ट्रेन हुई थी। इस लूटपाट की योजना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने बनाई थी। इसके चलते राजेंद्र लाहौरी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान तथा रोशन खान को फांसी की सजा सुनाई गई थी। अन्य 16 क्रांतिकारियों को 4 वर्ष की सजा सुनाई गई थी भाई। अब देख लेते हैं, जैसे एक ट्रिक है, रामराज रोशन अशफाक। रामराज रोशन अशफाक आपको याद हो जाएंगे, इनको फांसी दी गई थी। रामराज रोशन अशफाक कहाँ कहाँ फांसी दी गई थी ये देख लेते हैं भाई। रामराज रोशन अशफाक, तो राम का मतलब है राम प्रसाद बिस्मिल,
और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी आपकी गोरखपुर में। ठीक है। राज का मतलब राजेंद्र लाहौरी, राजेंद्र लाहौरी जी को दी गई थी गोंडा में फांसी। रोशन का मतलब रोशन सिंह, और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी इलाहाबाद या प्रयागराज में। अशफाक का मतलब अशफाक उल्ला खां, इनको फांसी दी गई थी फैजाबाद में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भाई, इनको फांसी कहाँ कहाँ दी गई थी। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है बगरू। बगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, तो कहाँ है बगरू? आपका राजस्थान में पड़ता है भाई, ये आपके जयपुर के आसपास में पड़ता है। बगरू राजस्थान राज्य में हाथ की छपाई तथा हथकरघा के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बगरू प्राकृतिक रंजक और हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है। यह राजस्थान के जयपुर जिले के सांगानेर में स्थित एक आपकी नगर पालिका है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात का प्रतिशत क्या था? देखो, क्वेश्चन आपको करंट अफेयर पढ़ाने का नहीं है, क्वेश्चन आपका नगद आरक्षित अनुपात पढ़ाने का है। नगद आरक्षित अनुपात का मतलब CRR, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो का मतलब क्या होता है कि मान लो एक कोई केंद्रीय बैंक है, सॉरी मान लो कोई ये बैंक है, मान लो SBI है, तो SBI को जो है ना, SBI को अपना कुछ पैसा कैश के रूप में RBI के पास रखना ही होगा भाई। ठीक है, SBI जो है RBI के पास कुछ पैसा कैश के रूप में रखेगा ही रखेगा भाई। और जब इस चीज को रखता है तो इसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो भाई। ठीक है, जब ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय ये आपकी 4% थी भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, हवाई महल 1799 ईस्वी में किसने बनवाया था? तो ये बनाया था आपका सवाई प्रताप सिंह जी ने। हवा महल राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा की गई थी। यह लाल और बलुआ पत्थर द्वारा बनाया गया है, जो राजपूताना कलाकृति का एक अद्भुत नमूना है। इसका डिजाइन को उस्ताद लालचंद द्वारा किया गया था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रहे थे भाई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यूएनओ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ, इसकी स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में भाई। ठीक है जी, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एकाना क्रिकेट स्टेडियम, ये कहाँ आपका? लखनऊ में है। और इसका नाम बदल के क्या कर दिया है? इनका नाम बदल के कर दिया है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। ठीक है जी। आसियान, आसियान भी आपका जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन हमें करंट अफेयर से मतलब नहीं है, हमें स्टडी देखना है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी में भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो आपका जो है आग्नाशय, जो आपका पैनक्रियाज है ना, ये आपका इंसुलिन पैदा करता है। मानव शरीर में इंसुलिन आग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। इंसुलिन एक हार्मोन्स है। यह मानव शरीर में रुधिर में शर्करा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। आग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो भोजन को ऊर्जा के रूप में बदलने का कार्य करती है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? देखो, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर पारा समझ रहे होंगे, लेकिन पारा नहीं है, इसका आंसर है भाई ब्रोमीन। अगर ये अधातु की जगह धातु होता तो आप पारा लगा देते भाई। ब्रोमीन एक अधात्विक तत्व है जो कक्षीय तापमान पर
द्रव अवस्था में रहता है, जबकि मरकरी का रासायनिक चिन्ह Hg तथा परमाणु क्रमांक 80 है। एक धात्विक तत्व है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। यानी ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन एक अधातु है, लेकिन आपकी जो मरकरी है वो धातु है। रहते दोनों ही कैसी अवस्था में, द्रवस्था में। सोडियम धातु हवा के संपर्क में आते ही ज्वलनशील हो जाता है, अतः इसे केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। हीलियम एक अक्रिय तथा जहरीली गैस है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या जो है सबसे कम होती है भाई। क्लोरीन सबसे कम, उसके बाद ब्रोमीन, फिर सोडियम, फिर आपका कैल्शियम। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये किसी तत्व की परमाणु त्रिज्या का मतलब क्या है। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि ये कोई एटम है, कोई परमाणु है, ठीक है, ये परमाणु का नाभिक है। तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाई, ठीक है। लेकिन इसकी परिधि पर जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। कोई परमाणु है, उसका जो नाभिक है, उसका जो केंद्रीय बिंदु है, उसके केंद्रीय बिंदु में कौन कौन से तत्व होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इसकी परिधि पर जो है वो इलेक्ट्रॉन काम करता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? आपका माइनस चार्ज है, प्रोटॉन पे आपका प्लस चार्ज है, और न्यूट्रॉन पे आपका क्या है? ये बिल्कुल आपका न्यूट्रल है भाई, ठीक है। अब क्या है, जो आपका ये सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट से जहां आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसके जो बीच की दूरी है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या। अब प्रश्न के अनुसार सबसे छोटी कौन सी है? प्रश्न के अनुसार आपकी क्लोरीन की सबसे छोटी आपकी परमाणु त्रिज्या भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, जो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस पेपर का। CH3 CH3 COO CH2 CH3 का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है आपका एथिल एथेनॉट। किसी तत्व के नाम को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अक्षर या अक्षर समूह को रासायनिक संकेत कहते हैं। इसकी खोज 1811 में जर्मन वैज्ञानिक बर्जीलियस द्वारा की गई थी। अब कुछ तत्व हैं और उनके संकेतक हैं। पहला है प्रोपेनोइक अम्ल, तो ये आपका CH2 मतलब CH3COOH, एथिल एथेनॉट CH3 COO CH2 और CH3, ये जो पूछा आपसे क्वेश्चन में। अगला है ब्यूटानोइक अम्ल CH3 CH2 CH2 COOH। मेथेनोइक अम्ल, देखो अगर आप इनको याद भी नहीं कर सकते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई, लेकिन आपको एथिल एथेनॉट का पता होना चाहिए भाई। CH3 COO CH2 CH3 भाई, ठीक है भाई। अब हम देखेंगे आपका जो आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसके एग्जाम की तिथि थी आपकी 28 जनवरी 2019, और आपकी शिफ्ट थी आपकी ये सेकंड भाई, ठीक है। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग कितनी होती है? तो लगभग ये 455 नैनोमीटर से 390 नैनोमीटर तक आपकी होती है भाई। यानी 390 नैनोमीटर से 455 नैनोमीटर तक होती है। तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है? तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है जो उसका प्रकाश है भाई, जो हमें दिखाई दे रही है। किसी माध्यम के कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है भाई। कितनी है? 455 नैनोमीटर से 390 नैनोमीटर होती है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम, बल्कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तो भाई लाल रंग की कितनी होती है? लाल रंग की होती है आपकी 625 नैनोमीटर से 740 नैनोमीटर, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला है मक्खन किस चीज का उदाहरण है? तो मक्खन जो है एक प्रकार से पायस का उदाहरण है। पायस, दो या दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना मिश्रण पायस कहलाता है। पायस के कौन कौन से उदाहरण है? मक्खन, मार्जरीन,
दूध और क्रीम। देखो इन क्वेश्चनों से आपकी कभी भी भेंट हो सकती है भाई, दूध से भी हो सकती है, क्रीम से भी हो सकती है, और मार्जरीन से भी हो सकती है आपको भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल में 10 अणु नहीं होंगे भाई? तो आपका एप्सम सॉल्ट में 10 अणु नहीं होते भाई। लवण के एक सूत्र इकाई में जल में निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। एप्सम सॉल्ट में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट एक अकार्बनिक नमक है, इसे हेप्टाहाइड्रेट सल्फेट खनिज एप्सोमाइट MgSO4 7H2O के रूप में जाना जाता है, जिसे एप्सम कहा जाता है। ठीक है, ये जो आपका वॉशिंग सोडा है ना, वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला है आपका Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, और ये आपका ग्लोबल सॉल्ट जो है, इसका फॉर्मूला है Na2SO4 10H2O। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में एप्सम सॉल्ट में क्या है ना, एप्सम सॉल्ट में 10 अणु नहीं होते भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सन 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सर विलियम मुयर ने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है। इसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह वर्ष 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। इसे जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया था, जिसकी स्थापना 1887 में सर विलियम मुयर या म्योर के द्वारा की गई थी भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री सन 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य का नेतृत्व किया था? तो ये क्या था, उन्होंने उत्तर प्रदेश का भाई। सन 1960 से 1963 तक सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश विधानसभा में श्रम, सामुदायिक विकास और उद्योग मंत्री थी। अक्टूबर 1963 में वो भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इनके बाद 1995 में उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री मायावती बनी है भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी है सारस या क्राउंच। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रेन है या क्राउंच। राजकीय भाषा हिंदी एवं दूसरे राजभाषा उर्दू है। 1989 में बनाई थी उर्दू। राजकीय वृक्ष अशोक एवं राजकीय पुष्प पलाश, टॉन्सू या ढाक है। और राजकीय पशु बारहसिंगा है, और मछली आपकी जो है चीतल या मोय है। ठीक है, सन 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो ये थे आपका संयुक्त प्रांत। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत नाम से जाना जाता था। सन 1950 में नए संविधान लागू होने के साथ ही 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया। इसलिए 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई। आपको मैं बता दूं, यूपी स्पेशल की आपकी मेरे चैनल पर वर्दी आजकल 24, वर्दी आजकल 24 1 घंटा 57 मिनट की वीडियो भाई आपकी जो यूपी स्पेशल की है। अगर आप उसको एक बार भी देख लोगे ना, तो मैं कह रहा हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई, गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि उसमें 25 साल के पेपर भी मैंने डाले हुए हैं भाई साथ के साथ ही आपके। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? कहां पर? आगरा में भाई। भगवान शिव के सम्मान में आगरा प्रदेश के आगरा शहर में कैलाश मेले का आयोजन होता है। यह मेला हर वर्ष अगस्त व सितंबर के महीने में आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में यमुना के किनारे स्थित कैलाश मंदिर पर लगता है। आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा मेला है जो हिंदू और मुस्लिम एकता पर लगाया जाता है भाई? ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर भाई। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है। यह उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के समीप गोमती नदी के किनारे बनवसा नामक स्थान से निकल गई है। नहर का निर्माण कार्य सन 1920 से प्रारंभ हुआ और 1928 में पूर्ण हुआ। इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। शाखा प्रशाखाओं सहित शारदा नहर की कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर है भाई। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। यह भारत के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, जब इसे उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था तो यह प्राकृतिक संसाधनों में विशेष रूप में पानी, जंगल और बर्फ से ढकी पहाड़ियों की चोटी थी। 4 धाम की यात्रा भी इसी में है भाई आपके जो है। ठीक है, और आपके ये 13 जिलों को लेके अलग हो गया भाई उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, सन 1930 में सीवी रमन ने किस पुरस्कार मतलब किस क्षेत्र में जीता? तो आपका जो है भौतिक शास्त्र, फिजिक्स में जीता था इन्होंने। भारत रत्न यानी सीवी रमन सर चंद्रशेखर वेंकट रमन एक महान भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश परिकिरण के क्षेत्र में उनके शोध की जब लाइट किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तब डिफ्लेक्ट लाइट की वेवलेंथ कुछ बदल जाती है। इस प्रक्रिया को रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है तथा उन्होंने इसकी खोज 28 फरवरी 1928 को की थी। इस खोज के लिए 1923 में उन्हें भौतिकी का नोबेल मिला और 28 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीतिक कथाओं का संग्रह है? तो यह है आपका विस्टली टेल्स। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई विस्टली टेल्स किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का महत्वपूर्ण संग्रह है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। तो 1 नवंबर 1984। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की आखिरी कविता 1 नवंबर 1984 है जो इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित थी। इनकी अन्य कौन कौन सी कविताएं हैं या कृतियां हैं? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलन यामिनी, परिणय पत्रिका, निशा निमंत्रण और 2 चट्टान। देखो, मधुबाला और मधुशाला ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 चट्टान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका जो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? रक्त समूह बोल दो, ब्लड ग्रुप। तो ये की थी आपकी कार्ल एंड स्टीनर। रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक तथा चिकित्सक थे। इनको सन 1930 में शरीर विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था भाई। लेकिन एक नाम और आता है रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो ये की थी विलियम हार्वे। जब ये घोड़े से गिरकर मतलब घोड़े पे चढ़े थे और गिर गए थे भाई। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। इसका नाम क्या था? इसका नाम था स्टक्सनेट। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं पाक जल डमरू मध्य भाई। पाक जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और
द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण जल संधि है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। पाक जल डमरू मध्य की चौड़ाई 53 से 80 किलोमीटर है तथा इसमें कई नदियां विसर्जित होती है। ठीक है, तमिलनाडु में कौन सी नदी गिरती है? वेंगई नदी, वेंगई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता? यानी एक अमेरिका में एक ऐसा राज्य है जो आपके अमेरिका से अलग सीमा है उसकी भाई। तो आप यहां पर देखोगे एक राज्य आप अमेरिका का जिसका नाम आपका अलास्का। यह अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी दिशा में पड़ता है भाई। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो इसका आंसर था आपका अलास्का। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य सीमा के साथ साझा नहीं करती है। अलास्का उत्तर अमेरिका के महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी छोर पर स्थित है। अमेरिका के 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य आपका कौन सा? अलास्का। अगला क्वेश्चन आपका, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है आपका? तो विश्व में इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका CIA, चाइना, इंडिया और अमेरिका। विश्व में तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। पहले स्थान पर चीन, दूसरे भारत, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पर आपका ब्राजील और चौथे पर आपका इंडोनेशिया और पांचवे पर आपका ब्राजील। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमीरात UAE का हिस्सा नहीं है? तो इसका हिस्सा नहीं है आपका मस्कट, क्योंकि मस्कट क्या है? ये ओमान की राजधानी है। ओमान की राजधानी मस्कट है। यह ओमान का सबसे बड़ा शहर है। मस्कट संयुक्त राज्य अमीरात देश का हिस्सा नहीं है, जबकि अबू धाबी, शारजहां, दुबई संयुक्त राज्य अमीरात के ही भाग है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है मनामा। बहरीन की राजधानी मनामा है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। कतर की राजधानी दोहा है और लेबनान की राजधानी बैरूत है। अब आप मुझे बताओगे, क्योंकि रूस और यूक्रेन चर्चा में थे, रूस और यूक्रेन की राजधानी क्या है दोनों की, और कौन कौन से ऑपरेशन चलाए यहां से निकालने के लिए? दूसरा जो है इजराइल और फिलिस्तीन की राजधानी क्या है? फिलिस्तीन। इन चारों की राजधानी आपको पता होना चाहिए भाई। और इसमें कौन सा ऑपरेशन चला था? इंडिया के जो हमारे सैनिक लगा लो या स्टूडेंट लगा लो फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए भाई। अगला क्वेश्चन है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? तो मीरा कुमार। भारतीय संसद में लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष या स्पीकर मीरा कुमार है। पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में ओम बिड़ला है भाई आपके। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस रूप में हुआ था? किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और बिहार। इसके ऑप्शन के हिसाब से बिहार ही हम लगाएंगे भाई। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के विरोध में भारतीयों के द्वारा जिस एक सर्वाधिक सशक्त विद्रोह को जन्म दिया गया था, वह 1857 का विद्रोह था। यह विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था और कानपुर, झांसी, आरा, फैजाबाद, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद एवं गोरखपुर में हुआ था, जबकि गुजरात, कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल में नहीं होता। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह आपका गुजरात से। भारतीय खाना अल्पाहार खांडवी गुजराती व्यंजन है। ठीक है भाई, जो कि गुजरात का एक लोकप्रिय व्यंजन भी भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार
30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है उद्दंत मार्तंड। भारतवर्ष में आधुनिक ढंग की पत्रकारिता का जन्म, यह हालांकि पत्रकारिता होगा, यह पत्रकारिता। पत्रकारिता का जन्म 18वीं शताब्दी के चतुर्थ चरण में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में हुआ, जो आपकी प्रेसिडेंटी थी। हिंदी भाषा का पहला अखबार उद्दंत मार्तंड है, जिसे 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया, जिसे कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ। इसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल थे भाई। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो लैरमा रोजो, ये आपका उच्च पैदावार वाली जो बीज की किस्म थी। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इसके जनक MS स्वामीनाथन है। ठीक है, लैरमा रोजो गेहूं की उच्च पैदावार करने वाली बीज की किस्म है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका संविधान से। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो ये थे आपके बेनेगल नरसिंह राव, यानी BN राव। भारतीय संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार करने का कार्य BN राव को दिया गया। संविधान प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इसके अन्य सदस्य थे N गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, पहले BL मित्र थे, और DP खेतान। बाद में आ गए TT कृष्णमाचार्य, DP खेतान की मृत्यु के बाद। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो बेनेगल नरसिंह राव थे, इन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया था, लेकिन प्रारूप समिति का, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके भीमराव अंबेडकर। BN राव जो है, सॉरी, बेनेगल नरसिंह राव जो है, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे भाई। ये कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। दूसरा, महात्मा गांधी जी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे भाई। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो उम्मेद भवन आपका जोधपुर में स्थित है। उम्मेद भवन पैलेस राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित एक महल है। यह विश्व के सबसे निजी महलों में से एक है। इस महल का नाम राजा उम्मेद सिंह के नाम पर रखा गया था। लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का है आपका लावणी। लावणी भारतीय राज्य महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य तमाशा का ही अंग है। संगीत, कविता, नृत्य और नाट्य सभी मिलकर लावणी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन बजट से संबंधित है, उसको नहीं करेंगे हम। सन 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपके वॉरेन हास्टिंग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। भारत के गवर्नर जनरल जो 1858 से 1947 तक रहे हैं। भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज्य का प्रधान पद था। 1773 से 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, लेकिन अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी थे भाई के। ठीक है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है आपका? ICRA। ICRA का मुख्यालय आपको पता है गुरुग्राम में। ICRA एक भारतीय स्वतंत्र और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका मुख्यालय हरियाणा राज्य के गुरुग्राम यानी गुड़गांव शहर में स्थित है भाई। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया गया है, यानी किस द्वीप को अवैध बना दिया गया है? तो ये आपका सेंटिनल द्वीप। पर्यटन देश में आर्थिक वृद्धि और रोजगार उत्पादन का एक साधन है। सेंटिनल द्वीप भारत सरकार ने पर्यटन को अवैध बना दिया है। सेंटिनल द्वीप
बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप का एक समूह भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो आपके बलदेव सिंह जी थे आपके भाई। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो आपकी नर्मदा नदी भाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में जाना जाता है, गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री तथा प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। इनकी प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो 182 मीटर ऊंची है। यह सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? देखो ये बॉटनी के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं भाई। तो ये होता है आपका पराग कोश में भाई। पुष्प के पराग कोश में पराग का उत्पादन होता है। प्रकृति में किसी फूल के पराग कण उसी फूल से अथवा किसी अन्य पौधे पर स्थित फूल से आते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो आपका कोकस बैक्टीरिया जो है ये आपका अंडाकार या गोल होता है, अंडे की शेप में। कोकाई या कोकस प्रकार के जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होते हैं। ठीक है, तो भाई ये थे हमारे जो है आपके सेकंड पेपर जो आपका हुआ था। अभी हम थर्ड पेपर की भी चर्चा करेंगे साथ के साथ ही भाई। अब हमारा ये तीसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है, जो कि आपका एग्जाम की तिथि थी इसकी 27 जनवरी 2019 और आपका ये फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्जाम था भाई। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से है, लेकिन हमें इस करंट अफेयर में स्टैटिक जानना है भाई। ट्रेन 18 भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये थी आपकी चेन्नई में स्थित भाई। ठीक है, जिसका अब नया नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। दूसरा क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर से है। एक आपकी मिसाइल है S-400। ठीक है, ये S-400 किससे ली थी हमने? रूस से खरीदी थी भाई हमने ये। आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय अकादमी, पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये है आपके हैदराबाद में स्थित भाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह भारत की प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। इस अकादमी की स्थापना 15 सितंबर 1948 में माउंट आबू राजस्थान में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण के रूप में की गई थी। 1974 ईस्वी में, मतलब 1974 से पूर्व इसका नाम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया था भाई। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या है, जो ये राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है, यहाँ पे आपकी IPS की ट्रेनिंग होती है, इंडियन पुलिस सर्विस, और IAS की जो ट्रेनिंग होती है आपकी IAS, वो होती है आपकी लवसना में। ठीक है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है, वो लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, महाधमनी के शीर्ष पर होती है। महाधमनी के शीर्ष पर होता है आपका वाया निलय। ठीक है, महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। महाधमनी वाया निलय के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी की दीवारों में कोलेस्ट्रॉल टुकड़े का निर्माण होता है। जब आप ब्लड चैप्टर पढ़ोगे भाई, ब्लड, वहाँ आप धमनी सिरा, महाधमनी, महासिरा, ये सब कुछ पढ़ोगे आप, तो वहाँ पे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा भाई। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को किस परत, मतलब कौन सी परत चढ़ाई जाती है गैल्वेनाइजेशन में? तो आपकी जिंक या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है भाई। धातुओं का संरक्षण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय होता है। यसदीकरण इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, जिसे धातुओं के क्षरण या जंग लगने से रोका जाता है। और आपको पता है कि जंग लगने से किसी भी वस्तु का भार आपका बढ़ता है भाई। कार्बन 60 एक अणु है जिसमें क्या व्यवस्थित होता है? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या आपके
12 पंचभुज होते हैं और आपके 20 षष्ठभुज होते हैं भाई। C60 एक अणु है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं, जिन्हें 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इसका आकार एक फुटबॉल की गेंद की तरह होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 90% या 95% तक कार्बन होता है वह है एंथ्रेसाइट कोयला। जो है वो सबसे गुणवत्तापूर्ण कोयला होता है। गुणवत्तापूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है भाई? सर्वाधिक मात्रा में इसमें होता है कार्बन। एंथ्रेसाइट कोयला सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। इसमें उच्च ऊर्जा सामग्री, उच्च कार्बन प्रतिशत यानी 85 से 95% और कम नमी या वाष्पशील पदार्थ होते हैं। जबकि पीट कोयला जो है सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है। इसमें 50 से 60% आपका कार्बन पाया जाता है। ठीक है, ये जो बिटुमिनस है, बिटुमिनस, इसका प्रयोग घरेलू उपयोग में होता है। घरेलू उपयोग में बिटुमिनस कोयले का उपयोग होता है। दूसरी खास बात क्या है? इंडिया में सर्वाधिक मात्रा में ये कोयला पाया जाता है भाई। जो लिग्नाइट कोयला है इसे हम भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं, भूरा कोयला। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है? तो आपका पॉलीप्रोपोलीन, ठीक है, पॉलीप्रोपाइलीन एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक और एक कठिन और क्रिस्टलीय थर्मोप्लास्टिक है जो प्रोपेन से उत्पन्न होता है। पॉलीप्रोपिलीन को छोड़कर अन्य सभी संघनन बहुलक हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षण में पुरुष अभ्यर्थियों को कितना दौड़ना पड़ेगा? मतलब तो ये 25 मिनट में आपकी 4800 मीटर भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और लड़कियों के लिए क्या है? 14 मिनट में 2400 मीटर। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो मुरादाबाद को जो भाई पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सूजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। तो इसका राइट आंसर है सुलेमान सिकोह। बहादुरपुर का युद्ध 1658 ईस्वी में उत्तराधिकार का प्रथम युद्ध था। इस युद्ध में दारा सिकोह के लड़के सुलेमान सिकोह तथा अंबर यानी जयपुर के राजा जयसिंह ने 24 फरवरी 1658 ईस्वी को बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सूजा यानी बंगाल का गवर्नर को पराजित किया था भाई। अगला है, फिरोजाबाद में 200 वर्षों में भी अधिक समय से किस चीज का उत्पादन किया जा रहा है? तो वो कांच की चूड़ियां भाई। ठीक है, इसे सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है भाई। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो लखनऊ घराना है भाई। ठीक है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जिसकी राजधानी क्या थी? उनकी राजधानी थी कौशल। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे। अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। वर्तमान में प्राचीन मंदिरों में सीतारसोई तथा हनुमानगढ़ी मुख्य हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता? तो ये है आपके अमर्त्य सेन। नोबेल पुरस्कार नोबेल फेडरेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जो शांति, भौतिक, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र, रसायन और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। यह प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री थे
जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिला था भाई। भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है भाई? तो इसका शीर्षक है अनब्रेकेबल। ठीक है भाई। एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक है अनब्रेकेबल। ठीक है। प्लेइंग टू विन किसने लिखी है? एलन जी लाफ्ले, रॉनर मार्टिन द्वारा। नो होल्डिंग बैक माइकल होल्डिंग की है। इम्परफेक्ट और ये है आपकी संजय मार्जेकर की। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता, उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी कार्य क्या कहलाता है? इसे कहते हैं भाई फिशिंग। क्या कहते हैं इसे कहते हैं फिशिंग। फिशिंग एक इलेक्ट्रॉनिक संचार में एक भरोसेमंद इकाई के रूप में प्रक्षत्र उपभोगकर्ता का नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि संवेदनशील जानकारी धोखाधड़ी से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई। और आप इसको बोलते हैं आप साइबर अपराध। साइबर अपराध। इसके लिए उत्तर प्रदेश ने 1930 नंबर बताया है, हेल्पलाइन नंबर। और साइबर अपराध का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है? लखनऊ में। देखो मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ भाई, मैं राष्ट्रीय लेवल पे बात कर रहा हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चित्रकूट है आपका छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर है। यह जलप्रपात घोड़े की नाल के समान है और इसकी तुलना विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात से की जाती है भाई। अगला क्वेश्चन है वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो वेनेजुएला की राजधानी आपकी कराकस। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो ये आपका थोरियम का भाई। ठीक है। थोरियम रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार भारत में मौजूद है। थोरियम धातु की खोज 1828 में बर्जीलियस ने थ्योराइट अयस्क के रूप में की थी। इसके अनेक अयस्क ज्ञात है परंतु मोनोजाइट इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। विश्व में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीपीय राज्य आपका तस्मानिया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि के दक्षिण में 240 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक द्वीपीय प्रदेश तस्मानिया है जिसे बॉस स्ट्रेट द्वारा अलग किया जाता है। यह विश्व में 26वां सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी राजधानी होबार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे नहीं है भाई? नासिक, नवसारी, आपका नांदेड़ और आपका निजामाबाद। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है नवसारी, ये गोदावरी नदी के तट पर नहीं है भाई। नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है किंतु नवसारी शहर पूर्णा नदी के पूर्णा नदी पर स्थित है भाई। ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो ज्ञानी जेल सिंह। डाक बिल संशोधन आपको इनके नाम से याद भी आता होगा। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे। इनका कार्यकाल 1982 से 1987 ईस्वी तक रहा। ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। इन्हें ब्लू स्टार ऑपरेशन एवं इंदिरा गांधी की हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। ठीक है भाई। और ये जो नीलम संजीव रेड्डी हैं, ये आपके क्या है? ये निर्विरोध राष्ट्रपति थे भाई, निर्विरोध। प्लस ये लोकसभा के अध्यक्ष भी थे भाई, ये लोकसभा के स्पीकर भी थे भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिसने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में
संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ावा दिया था भाई। तो इसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार बिंदुसार मौर्य वंश के राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन तथा अजातशत्रु भी कहा जाता है। बिंदुसार मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। लेकिन बिंदुसार से एक नाम और आता है, बिंबिसार। बिंबिसार बिंबिसार आपके हर्यक वंश के संस्थापक थे, हर्यक वंश। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, मेखेला चादर यह राज्य की महिला द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र या पोशाक है। तो ये असम में पहने जाने वाला, असम। मेखला चादर एक स्वदेशी पारंपरिक असमिया पोशाक है जो बच्चों को छोड़कर सभी देशों की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली दक्षिण पूर्वी एशिया की अन्य पारंपरिक पोशाक के समान है आपकी। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा? तो बांग्लादेश का। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला है। इसे 1906 में लिखा था आपको भाई। ठीक है। वर्गीस कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था लाल बहादुर शास्त्री। वर्गीस कुरियन को लाल बहादुर शास्त्री द्वारा डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में भाग है आपके 25। ठीक है। पहले मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में 22 भाग थे आपके भाई। ठीक है। भाग 7 आपका खत्म कर दिया तो भाग रहेगा आपके 21। एक भाग 4 के, एक भाग आपका 9 के, एक 9 है, एक आपका 14 के। ठीक है। 21, 22, 23, 24, 25। 23 नंबर का कोई भाग नहीं है, 24 का कोई भाग नहीं है, 25 नंबर का कोई भाग नहीं है भाई। ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग है। भारतीय संविधान का निर्माण 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया था भाई। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया। शालीमार बाग कहाँ है? ये आपका कश्मीर में। ठीक है। शालीमार बाग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में विख्यात उद्यान है जो मुगल बाग का एक उदाहरण है। इसे मुगल बादशाह जहांगीर ने श्रीनगर में बनवाया था। श्रीनगर भारत के उत्तरतम राज्य जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है भाई। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका पुणे में, महाराष्ट्र में। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव 1953 ईस्वी से पुणे में आयोजित एक वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह है। त्योहार आर्य संगीत प्रसारक मंडल द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन का प्रारंभ भीमसेन जोशी ने अपने गुरु सवाई गंधर्व के स्मारक उत्सव के रूप में मनाया जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो इसका आंसर है इलाहाबाद बैंक। ठीक है भाई। इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 1865 ईस्वी में हुई थी। इसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता में है तथा पूरे भारत में इसकी 2400 से अधिक शाखाएं हैं। इलाहाबाद बैंक वर्ष 2014 में अपनी 150वीं गांठ मनाई है। 2020 में इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया है। वर्तमान में इंडियन बैंक, छोड़ो इसको। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो ये आपकी सरस्वती नदी आंसर है। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। वैदिक सभ्यता के दौरान ही वेदों की रचना हुई। भारतीय विद्वान तो इस सभ्यता को अनादि परंपरा की सभ्यता मानते हैं। अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 150 BC से 500 BC के मध्य मानते हैं। इस काल में हिंदू धर्म की नींव पड़ी थी। वेदांग सूत्रों की रचना, मंत्र, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, इन वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करने में हुआ भाई। अगला क्वेश्चन है,
जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र के ब्रिटेन सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की कल्पना की गई। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम करती है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC यानी अमेरिका में स्थित है। इस संगठन के प्रबंधक, ये छोड़ दो आप, ठीक है, ये आपके पेपर में नहीं आएगा। तो दोस्तों अब ये था हमारा 3rd नंबर का लेक्चर। 4th नंबर का लेक्चर अभी हम करते हैं तुरंत भाई। दोस्तों ये हमारा 4थे नंबर का प्रैक्टिस सेट है, अर्थात प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसकी एग्जाम की तिथि आपकी 27 जनवरी 2019 और आपकी सेकंड शिफ्ट में आपका ये एग्जाम हुआ था भाई। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का, उसे हटा देंगे। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। GST में निम्नलिखित में से किस कर यानी राज्य कर को शामिल किया गया था? तो ये था आपकी चुंगी। GST से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। GST भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू कर दी गई थी भाई, ठीक है। और 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन के तहत। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका 7 अप्रैल, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके थे जॉर्जेस क्लाउड। नियॉन लैंप का आविष्कार जॉर्जेस क्लाउड ने 1910 ईस्वी में किया था। यह एक छोटे आकार का गैस डिस्चार्ज लैंप है। इस लैंप में कांच की एक कैप्सूल होती है जिसमें नियॉन एवं अन्य गैसें कम दबाव पर भरी जाती है तथा इस लैंप से नारंगी का प्रकाश निकलता है भाई, नारंगी रंग। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी छवि जो प्राय फॉर्म और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये आपका अवतार या एविएटर। एविएटर या अवतार किसी फॉरम, सामाजिक नेटवर्क यानी सोशल मीडिया या वीडियो गेम आदि में किसी ऑनलाइन व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आइकन या आकृति है भाई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? तो ये है आपका इंडोनेशिया के निकटतम भाई, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के सबसे पास है। यह करीब 150 किलोमीटर दूर है। शेष देश अंडमान निकोबार द्वीप समूह से दूर है। इंदिरा पॉइंट को भारत का दक्षिणतम बिंदु भी कहते हैं भाई। यानी इंदिरा पॉइंट भी कभी कभी आता है और कभी कभी आपका पिगमेलियन पॉइंट, यह कभी कभी पार्सन पॉइंट भी आता है, पार्सन पॉइंट, ठीक है। यह है कहाँ? जैसे ये हमारा प्यारा भारत आपका, ये 8.4 है, ठीक है। यहाँ आपका कन्याकुमारी बसा हुआ है, इसके नीचे है 6.4। इसकी लोकेशन जो है 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो ये अर्जेंटीना की राजधानी है। बोलिविया की राजधानी क्या है? लापाज, ठीक है। वेनेजुएला की कराकस, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स और ब्राजील की ब्राजीलिया। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं कहाँ? आपका काजीरंगा, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत तथा विश्व में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह राष्ट्रीय उद्यान असम का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो गोलाघाट, नौगांव जिले में स्थित है। वर्ष 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल है भाई, ठीक है। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है भाई? बहुत आसान क्वेश्चन है। मणिपुर की राजधानी क्या आपकी? इम्फाल है भाई। इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। नागालैंड की क्या है? कोहिमा। त्रिपुरा की क्या? अगरतला। और सिक्किम की क्या राजधानी? गंगटोक भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो ऑप्शन देखेंगे, गांधीनगर, रांची, अगरतला और आपका भुवनेश्वर। देखो मैं आपको बता दूं,
ये जो आपके 8 राज्य हैं जो आपके कर्क रेखा से होकर जाते हैं भाई, अगर आप 8 के 8 राज्य देखोगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आप मुझे बताओ, गांधीनगर गुजरात में पड़ता है, रांची झारखंड में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, और अगरतला कहाँ आपका जो है ये त्रिपुरा की राजधानी है। तो भुवनेश्वर जो है आप पता लगा पाओगे कि ये कर्क रेखा से सबसे दूर है भाई। ठीक है भाई, और 8 राज्यों से होकर जाती है आपकी क्या, कर्क रेखा भाई। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड का त्योहार है भाई। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। इस महोत्सव का नामांकन ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर हुआ है। यह उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट राज्य नागालैंड का प्रसिद्ध त्योहार है। यह नागा समुदाय की समृद्ध संस्कृति एवं परंपराओं का एक कलात्मक प्रदर्शन है जो कि नागा समुदाय की विविधता को प्रदर्शित करता है। यह नागालैंड के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया था। यानी इसको कब मनाया जाता है? हॉर्नबिल हॉर्नबिल बनता है आपका 1 से 10 दिसंबर के बीच। यानी शुरुआत कब हो जाती है? शुरुआत हो जाती है इसकी 1 दिसंबर में भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी भाई? यानी कहां कर रही थी भाई? तो ये करी थी आपकी इम्फाल, कोहिमा। आजाद हिंद फौज ने 1944 में इम्फाल एवं बर्मा में अंग्रेजी भारतीय सेना का मुकाबला किया। ठीक है। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में की। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में नेतृत्व प्रदान किया भाई, यह प्राप्त किया। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है भाई? तो इसमें वृषभ की जाती है, वृषभ। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में वृषभ की पूजा की जाती है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र में वहां के किसानों द्वारा भादो या भाद्रपद मास के पिथौरी अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है किसको? भारत के राष्ट्रपति को भाई। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के फर्स्ट को देता है। ठीक है। महान्यायवादी क्या है? यह भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है भाई, और यह भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद परिधान करता है। यह किसी भी सदन में अथवा अन्य समिति में बोल सकता है, किंतु इसको मत देने का अधिकार नहीं भाई। जैसे आपका केंद्र में महान्यायवादी है, महान्यायवादी अनुच्छेद 76, ऐसे ही आपका राज्य में जो है महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165। यानी जहां जहां ये केंद्र में काम करता है वहां इसका स्टेट का काम होता है। जैसे महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर काम करता है, और महाधिवक्ता जो है आपका किसके? राज्यपाल के। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। राइसटेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। कौन से देश ने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका की राइसटेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था, परंतु भारतीय विरोध के कारण इस पेटेंट को रद्द कर दिया गया था भाई। ठीक है। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया है भाई? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था हमारा संविधान। मूल भारतीय संविधान एक मुद्रित दस्तावेज नहीं था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसकी हस्तलिपि तैयार की थी तथा आचार्य नंदलाल बोस ने मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे अलंकृत किया। यह दस्तावेज अब भारत की संसद की पुस्तकालय में संरक्षित है भाई। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो वे जा रहे थे आपका प्रिटोरिया। ठीक है भाई। तो कहाँ जा रहे थे रेलगाड़ी? डरबन से प्रिटोरिया जा रही थी।
7 जून 1893 को महात्मा गांधी जी प्रिटोरिया जाने के लिए ट्रेन की प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, जो कि गोरे लोगों के लिए आरक्षित था। वैध टिकट होने के बावजूद केवल रंग भेद के कारण उन्हें पीटर मारिजबर्ग स्टेशन पर जबरदस्ती धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद ही गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग के नाम पर होने वाले भेदभाव और भारतीय समुदायों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का निश्चय किया। गांधी जी के बारे में आपको सब कुछ बता चुका हूं भाई। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है भाई? असम का बिहू। ठीक है, अब कौन कौन से नृत्य हैं? बिहू कहाँ होता है? असम में। नौटंकी कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। कथकली केरल, गरबा गुजरात। लेकिन कथक जो है ना, कथक होता है यूपी में भाई। इससे नौटंकी है, इससे दो और है, रासलीला और रामलीला। आप मुझे बताओगे कमेंट में करके ये दोनों कहाँ होते हैं भाई। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से था, लेकिन हमें जानना है प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2014 को भाई। ठीक है भाई। मौर्य वंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो मगध कहाँ है? बिहार में भाई। मौर्य वंश की स्थापना मगध में हुई थी, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। वर्तमान बिहार राज्य के पटना तथा गया जिले मगध महाजनपद के हिस्से थे आपके भाई। ठीक है। भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक है भाई, जिसका मुख्यालय कहाँ आपका? इंडोनेशिया में। आसियान कहते हैं इसे, आसियान। और आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके बीच में करंट अफेयर के थे, जो आपके लिए बिल्कुल कोई भी यूज के नहीं है भाई। 26वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो ये है भाई आपकी तिल्ली या पिलीहा। तिल्ली या पिलीहा मानव उदर में स्थित एक अंग है, पेट में, जो रक्त का संचित भंडार रखने के साथ साथ अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने या हटाने का कार्य करता है। इसलिए इसे आरबीआई का कब्रगाह भी कहा जाता है भाई। मिश्र धातु गुलाबी सोने में सोने के अलावा कौन सा धातु शामिल होता है भाई? तो गुलाबी सोने में सोने के अलावा आपका तांबा धातु होता है भाई। कौन सा? तांबा धातु। गुलाबी सोना सोने और तांबे की मिश्र धातु है, जिसका उपयोग आभूषण प्रसंस्करण उद्योग में किया जाता है भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोनोमर कैप्रोलेक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका नायलॉन 6। ठीक है भाई, नायलॉन 6। कैप्रोलेक्टम एक चक्रीय एमाइड है, जिसका उपयोग एक मोनोमर के रूप में नायलॉन 6 बनाने में किया जाता है भाई। ठीक भाई। अगला क्वेश्चन है, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है? तो यह है m1L2T-3। ठीक है। शक्ति बोले तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय, और कार्य कैसे कहते हैं? बल गुणा विस्थापन बटे समय। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, CaSO4 × 2H2O किसका रासायनिक नाम है? तो ये आपका जिप्सम का, हालांकि 1H2O होना चाहिए। CaSO4 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम एक तहदार खनिज है, जिसे सेलेनाइड भी कहते हैं। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है, जिसे जल के भी 2 अणु होते हैं, जिसमें जल के भी 2 अणु होते हैं भाई। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपके गोरखपुर में स्थित है भाई। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी भाई। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? तो आपके मछली का चित्र है भाई। 2 मछली है। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में 2 मछलियों का प्रतीक बना हुआ है
तथा शीर्ष पर अशोक स्तंभ अर्थात भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है भाई। इसमें एक तरीके से तीर धनुष भी है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान कितना है? तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट है और राज्यसभा की कितनी है? 31 सीटें भाई। विधानसभा की कितनी है आपकी? जो 403 और विधान परिषद कितनी है आपकी? 100 सीट है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। माघ मेला, माघ मेला कब शुरू होता है? तो मकर संक्रांति को स्टार्ट होता है आपका माघ मेला भाई। ठीक है, माघ मेला प्रयागराज में हर वर्ष जनवरी में लगता है। इसकी शुरुआत माघ महीने में मकर संक्रांति के दिन से होती है। प्रयागराज में हर 6 वर्ष पर अर्धकुंभ और 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है। प्रयागराज, उत्तरकाशी, हरिद्वार इत्यादि स्थलों का माघ मेला प्रसिद्ध है। संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था भाई? तो संत कबीर का हुआ था वाराणसी में भाई। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, परंतु इसका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहों के यहाँ हुआ था। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी भाषा को सदुखड़ी कहा जाता है। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे, जिनकी मृत्यु 1510 में मगहर में हुई थी। ठीक भाई। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद किसके द्वारा रखी गई थी? तो बख्शू खान के द्वारा लखनऊ घराने की नींव रखी गई थी। उस्ताद बख्शू खान ने लखनऊ घरानों की नींव रखी थी। लखनऊ घराना भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली के नृत्य, कथक तथा गायकी के संबंधी घरानों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, इसमें लाल है और दूसरा आपका नीला होता है भाई। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में लाल और नीला रंग होता है। जब आप उत्तर प्रदेश का चिन्ह बनाओगे अपनी गाड़ी वगैरह पे, तो आप देखना वो चिन्ह कैसे बनाता है। एक लाल रंग होता है और एक आपका नीला रंग होता है भाई। अगला है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? कौन सी पुस्तक है? कौन सी कविता है? छाप तिलक सब छीनी। ये आपकी जो है ब्रज भाषा में भाई। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ब्रज भाषा में है। इन्होंने ही खड़ी बोली का आविष्कार किया था भाई। ठीक है भाई, तो ये थे आपके 2019 के 4 प्रैक्टिस सेट भाई। तो आप मुझे बताओगे आपको भाई ये वीडियो कैसी लगी हो। अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो भाई मेरे इस चैनल को लाइक करो, फॉलो करो भाई और कमेंट करो। और भाई अपनी प्रतिक्रिया मुझे आप जरूर देते नहीं भाई। थैंक यू भाई। जय हिंद, जय भारत भाई।